Hello and a very good morning to all my dear students. I am in front of you again with a new topic that is statistics. ठीक है ना, आज हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? Statistics. So let us start our new topic that is statistics. ठीक है, it is one of the important topic and it creates योर बेस फॉर द हायर स्टडीज़. ठीक है, जिन बच्चों को डेटा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल फिगर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जिन बच्चों को अगर मान लीजिए फ्यूचर में स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड जॉब्स भी निकलती है, ठीक है, एसएससी के थ्रू और उसके थ्रू, तो अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा रहना पड़ेगा. ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स का बेसिक डेफिनीशन क्या होता है या ये हमारे कहाँ पे यूज़ होता है वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब पता होना चाहिए अच्छे से. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, इट इज ए कलेक्शन, presentation, interpretation, analysis of a data, ठीक है, अगर हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में अच्छे से, फिर उसको एनालिसिस कर रहे हैं हम, और उसके बाद उसमें से कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट आया. ठीक है, उस सब प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. ठीक है, अब हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको समझना होगा कि आप हर जगह कुछ ना कुछ अंदाज़ा भी लगाते हो कई बार. ठीक है, या फिर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आप हर जगह तो ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि इंडिया की जो लिटरेसी रेट है बेटा वो है 78 पॉइंट समथिंग%. ठीक है, ये एक एग्जांपल है, गलत ऊपर नीचे हो सकता है, इस पर मत जाइएगा. पर वो मैंने कैसे बोला? वो मैंने बोला कि मैंने सर्वे किया सब जगह, या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे किया सभी जगह. सर्वे करने के बाद उन्होंने सारे गर्ल्स का, बॉयज़ का, मेंस का, वुमेन्स का, सभी का सर्वे करने के बाद एक डेटा आया उनके पास, है ना. उसके बेसिस पर उन्होंने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया. ठीक है, वो क्या है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है. हो सकता है कि जब सर्वे करने गए हों तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन घर वालों ने सही से ना दी हो, या वो जुटा नहीं पाए हो, या उन्होंने कुछ गलती लिख दी हो. पर ऐसे सर्वे का जो गलती है परसेंटेज है वो बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही कम होता है. ठीक है, तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट फिगर मिल जाता है कि क्या होगा, बट एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है. ठीक है ना, एक तो स्टैटिस्टिक्स में हमें याद रखना है ये. दूसरा क्या है, ये सिंगल डेटा पे बेस्ड नहीं हो सकता. ठीक है, ये सिंगल डेटा पे नहीं हो सकता कि हम बोल दें कि क्या कहते हैं, हमारे फॉर एग्जांपल इन माय टाउन आई नो ए पर्सन हु इज़ ग्रेजुएट. ठीक है, तो बताइए पूरे शहर में कितने ग्रेजुएट होंगे, तो मैं, या फिर एवरेज ग्रेजुएशन रेट क्या होगा पूरे सिटी का, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ बच्चा. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ओवरऑल सर्वे करना पड़ेगा, उसके बाद मैं एक एवरेज पर पहुंच सकता हूं. ठीक है ना, तो एक सिंगल डेटा से काम नहीं चलेगा यहाँ पे. दूसरी बात, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर ये फोकस करता है. ठीक है, तो हम इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं बेटा? इट इज नॉट बेस्ड ऑन सिंगल डेटा फैक्ट्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सिंगल डेटा facts, it is a quantitative analysis, it is a quantitative analysis, it is a quantitative analysis, not the qualitative analysis. ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, है ना. क्वालिटी इन द सेंस हम ये नहीं कहते एग्जैक्टली बताओ आप विद 100% प्रिसीजन कि जो आप फिगर्स बता रहे हो तो उससे क्या आप इंटरप्रेट करते हो. ठीक है, हमें क्या है, एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है. सो वी जनरली फोकस ऑन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस थ्रू द स्टैटिस्टिक्स एंड वी डू नॉट फोकस ऑन द क्वालिटेटिव एनालिसिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट. नोट कर लीजिए बेटा इसे. Yes, done. Now we have some more information regarding the statistics. अच्छा, एक बात बताइए मुझे, स्टैटिस्टिक्स हम कब कर पाएंगे, हम एनालिसिस कब कर पाएंगे? जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी.
हमारे पास कुछ डेटा होंगे, ठीक है। जब हमारे पास डेटा ही नहीं है तो हम एनालिसिस किस चीज़ की करेंगे, ठीक है। तो अब डेटा होता क्या है, डेटा होता क्या है वो हमें बताना है। यस एनीवन, what is the definition of data or how can you identify that this is data, ठीक है। the information given in the form of facts and figures is known as the data. The information given in the form of facts and figures, the information given in the form of facts and figures is known as data, ठीक है। अब डेटा में भी दो तरीके के डेटा हो सकते हैं हमारे। एक डेटा वो हो सकता है बच्चा जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, आपको पता है आपके माइंड में कोई प्लान चल रहा है, ठीक है, कि आपको अपनी एक कंपनी का सेटअप करना है। कंपनी का सेटअप करना है, आपने कुछ बंदे हायर किए, आपने उन्हें बताया कि मुझे मार्केट से ऐसे ऐसे सर्वे करके दीजिए और फिर उस कंपनी में जाइएगा, वहाँ से ऐसे करके दीजिए, वहाँ से ऐसे करके दीजिए, ठीक है। आपने प्लान तो एक्सप्लेन कर दिया उन्हें, बट वो बंदे उस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो उसके लूप होल्स थे या जो बीच में गैप थे वो उनको अच्छे से फिल नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, ठीक है। अब जो प्लानिंग थी वो आपके माइंड में बेहतर थी, तो आपने क्या किया, अब उनकी बजाय वो डेटा खुद से कलेक्ट करने शुरू कर दिए। नो डाउट इट टेक्स सम टाइम, बट जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसके थ्रू वो क्या होगी, सबसे बेस्ट तरीके से होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। आप हो सकता है कि दूसरों से कुछ कामों में उस तरीके से ना निकलवा पाओ इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से आप खुद बेहतर ढंग से कर सकते हो। तो ऐसा डेटा जो आप खुद से कलेक्ट करते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं बेटा प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द डेटा हिमसेल्फ, इन्वेस्टिगेटर अकॉर्डिंग टू his or her need collects the data himself. Is it clear to all of you or not? कि जहां पे इन्वेस्टिगेटर खुद से डेटा कलेक्ट करेगा देन इट इज नोन एज द प्राइमरी डेटा। नाउ टेल मी व्हाट इज द सेकेंडरी डेटा। अगर ये प्राइमरी डेटा है तो सेकेंडरी डेटा क्या होगा? यस एनीवन बताइए। यस एनीवन, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं आगे। यस एनीवन, what do you understand by secondary data? We have two types of data, primary data and secondary data. So what is the secondary data? Yes, let me rub the board. The second form of data is secondary data. Yes, anyone? Secondary data. देखिए, when the investigator does not collect the data himself, but uses the data collected by another firm or person or any other organization, ठीक है। जब जो कोई भी पर्सन है या कोई फर्म है वो खुद से डेटा को कलेक्ट ना करके किसी दूसरे के द्वारा कलेक्ट किए हुए डेटा को यूज करता है अपने लिए, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। उस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। when a person uses the data not collected by himself, not collected by himself but by another person or organization, such type of data is known as secondary data. Are you getting my point or not? Such type of data is known as the secondary data. Remember my words, these points are irrelevant as far as your exam point of view is concerned, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल irrelevant है, ठीक है। बट इसका रेलेवेंस कहाँ है? इसका रेलेवेंस आपका कंसेप्ट को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा है।
जब आपको छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी डेफिनेशंस नहीं पता होंगी तो आप क्या करोगे, आप आगे जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में फंसोगे या फिर उन्हें रटना शुरू कर दोगे क्वेश्चंस को, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, खत्म, ठीक है। बट वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिएगा जल्दी से। Yes, we have next heading raw data. रॉ डेटा। अब ये रॉ डेटा क्या होता है, अपने रॉ मटेरियल तो सुना होगा, कच्चा माल, ठीक वैसे ही ये है जो हम सबसे पहली बार इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ऑब्जर्व करके लेते हैं, उसी को हम रॉ डेटा बोलते हैं। जो सबसे पहली बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको बिना प्रोसेस किए हुए, उसमें से बिना इंफॉर्मेशन लिए हुए कोई भी हम उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा को यूज करते हैं, वो होता है रॉ डेटा, ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। देखिए जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा की बात करते हैं तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि वो डेटा किस टाइप का है, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल डेटा है और डेटा बहुत छोटा है, जैसे आपको कोई कहे कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एज ये है, तो बताइए एवरेज एज क्या है, तो आप डायरेक्टली 5 को ऐड कर दोगे, 5 की एज को डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो ईजी है वो। बट आपसे कह दिया जाए कि आपकी क्लासरूम में 50 बच्चे हैं और बताइए एवरेज एज क्या होगी, तो आपको 50 ऐड करने होंगे। अगर कोई कह दे आपके क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं तो बताइए एवरेज एज क्या होगी। तो जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे कॉम्प्लिकेसी भी बढ़ती जाएगी। तो हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं उनको प्रेजेंट करने का, ठीक है। एक तो इंडिविजुअल सीरीज होगा, इंडिविजुअल सीरीज होगी तो उसको तो हम ऐसे ही यूज कर लेंगे। दूसरा होता है हमारे पास ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा, इससे कर लीजिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल सीरीज कर लीजिए पहले तो, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि एज और ये हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये मान लीजिए एज है, नंबर ऑफ पर्सन्स, मान लीजिए 15 ईयर्स की एज वाले हमारे पास 5 बंदे हैं, ठीक है, एज इन ईयर्स, 15 ईयर्स की एज वाले 5 बंदे हैं, 20 ईयर्स की एज वाले 7 पर्सन हैं, 25 की एज वाले हमारे पास 9 हैं, 30 की एज वाले हमारे पास 12 हैं, ऐसे हैं। तो इनका 15 साल की उम्र वाले 5 बंदे, 20 साल की उम्र वाले 7 बंदे, 25 साल की उम्र वाले 9 बंदे, 30 साल की उम्र वाले 12 बंदे, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने डेटा को इंडिविजुअली आप नहीं दिखा सकते, इंडिविजुअली ऐसे नहीं दिखा सकते आप 15, 20, 20, 20, 15, 15, 15, तो 5 बार ऐसे दिखाना पड़ेगा, फिर 25, 25, 25, 25, 25 और फिर इन सबका एवरेज लोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी मेथड हो जाता है, ठीक है। वो छोटे डेटा में काम कर जाएगा बट यहाँ पे नहीं। तो इस टाइप को डेटा को दिखाने के लिए हम टेबल का मेथड यूज करते हैं एंड इट इज नॉन एज अ ग्रुप्ड डेटा। इसको नोट करिएगा, यस बेटा, इसको नोट करिएगा जल्दी से। एक छोटी सी डेफिनेशन और है, आगे क्वेश्चंस पे जब हम जाएंगे तो ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाली बेटा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। फ्रीक्वेंसी, यस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई एक न्यूमेरिकल फिगर या कोई एक डेटा जो हमने ऑब्जर्व किया वो कितनी बार रिपीट हुआ, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और डेटा, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, द नंबर ऑफ टाइम्स, the number of times a particular observation
occurs is known as frequency of the data। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि आपके पास, जैसे हमने लास्ट में देखा था, अगर आपके पास मैं बोलता हूँ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए सोसाइटी, ठीक है, ऐसे कुछ मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है ये। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूँ 165 सेंटीमीटर के कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं। 175 के कितने हैं? 15 बंदे हैं। 185 के कितने हैं बेटा? 180 के आपके पास है मान लीजिए 20 हैं। 185 के आपके पास कितने हैं? 4 हैं। तो इस टाइप का डेटा जो हमने टेबल में तो डिनोट कर दिया, बट आप ये समझिए 165 सेंटीमीटर की हाइट के कितने बंदे हैं? 165 सेंटीमीटर की हाइट के 10 बंदे हैं। तो 10 क्या हो गया? रिपीटिशंस हो गया। 165 का रिपीटिशन हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स हो गया, एंड दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं कि कितनी बार कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस, नोट करिएगा बेटा, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिएगा आगे, मैं इसी में देख लूँगा प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है, इसी में देखिएगा प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चा, आपको समझना पड़ेगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब डेटा बहुत छोटा है कि भाई एक ही बंदा है क्लास में जिसकी हाइट 165 है, एक ही बंदा जिसकी 175 है, एक ही बंदा जिसकी 180 है, एक ही बंदा जिसकी 185 है, तो उनका एवरेज निकालना या कुछ भी एनालिसिस करना बहुत ईजी है। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा मतलब जब हमें पता है एग्जैक्टली 165 सेंटीमीटर की हाइट के बंदे कितने हैं, ये एग्जैक्टली 175 के इतने हैं, एग्जैक्टली 180 के इतने हैं, एग्जैक्टली 185 के इतने हैं। ये भी क्यों किया? क्योंकि डेटा अभी हमारा बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया, इंडिविजुअली उनके सामने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में उनका लिख दिया, है ना। डिस्क्रीट मतलब बिल्कुल सेपरेट है, इसीलिए ये टेबल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा। यानी कि सेम एग्जांपल मैंने यहीं पे यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन ही होता है, वो एक एग्जाम्पल आपको कई चीजें क्लियर करके जाएगा, ठीक है ना। तो आप सेम एग्जाम्पल नई हेडिंग के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा फास्टली, दोबारा नोट करिएगा इसी को, सेम एग्जाम्पल को। यस, देखिएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा जब डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, बहुत ज़्यादा लार्ज मतलब आपसे बोला जाए कि 168 सेंटीमीटर वाले बंदे 50 हैं, या आपसे बोला जाए 175 हाइट की सेंटीमीटर वाले बंदे 100 हैं, या फिर आपसे ऐसे बोला जाए कि आपकी क्लास में जिनकी एज 15 ईयर्स है ऐसे 15 बंदे हैं, जिनकी एज 20 ईयर्स है ऐसे 20 बंदे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत बड़ा डेटा हो जाता है तो उन सब डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम क्लास इंटरवल में बना देते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल में मतलब हम ऐसे बना देते हैं, एज इन ईयर्स, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपके पास। एज इन ईयर्स मतलब 0 से 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, मान लीजिए 15 हैं। 10 से 20 साल के बीच में कितने हैं, 25 हैं। 20 से 30 साल के बीच में कितने बेटा, मान लीजिए फिर से 16 कर लीजिए। और 30 से 40 साल के बीच में
स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो इनको तो हटा ही दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स मतलब ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कॉलेज प्लस स्कूल। किसी एक पर्टिकुलर क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर फाउंडेशन का है कॉलेज और स्कूल, पर्टिकुलर फाउंडेशन का है कॉलेज और स्कूल जिसमें 30 ईयर्स तक के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली 9 साल के कितने बच्चे हुए या एग्जैक्टली 10 साल के 11 साल के बच्चे कितने हुए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये जो डेटा बनाया गया है ये एनालिसिस, हर एक डेटा, हर एक जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसका एनालिसिस करने का तरीका अलग है, ठीक है। जब हम ग्रुपिंग में बना रहे हैं तो ग्रुपिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि सरकार बोलती है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 25 से 40 साल की इतनी प्रतिशत जनसंख्या है, तो वो एनालिसिस कैसे करते हैं, वो इसी के तरीके से एनालिसिस करते हैं। हर एक का ग्रुपिंग करने का या इंडिविजुअल का करने का एनालिसिस करने के बाद अलग अलग रिजल्ट आते हैं और डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं या उससे कौन सी जानकारी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। अकॉर्डिंगली वी यूज द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, ठीक है ना, कि हमारा इससे क्या इंफॉर्मेशन आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे, या फिर गिवन डेटा कितना बड़ा है या कितना छोटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। यस डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव बेटा क्लास साइज और क्लास विड्थ। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लास साइज और क्लास विड्थ, क्लास साइज और क्लास विड्थ, ठीक है ना बेटा। क्लास साइज और क्लास विड्थ क्या होती है, जब आप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो 0 to 10 मान लीजिए है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो जो आंसर होगा वो आपका होगा क्लास साइज, क्लास साइज या क्लास विड्थ, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उस पर्टिकुलर रेंज में कितने लाई करने वाले हैं उसी को हम बोलते हैं क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्लास मार्क। नेक्स्ट इज बेटा क्लास मार्क। अब क्लास मार्क आपको समझना पड़ेगा। क्लास मार्क कुछ कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार हम पूरे के पूरे डेटा को जैसे 0 से 10 तक हम एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है, कि मैं 0 को भी काउंट कर लूँ, 1 को भी काउंट कर लूँ, 2 को भी ले लूँ, 3 को भी ले लूँ। एक जनरल आइडिया तो मैं ले सकता हूँ बट पूरे को एक साथ नहीं ले सकता। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, तो उस सब दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर क्लास साइज के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे जो उस पूरे क्लास साइज को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी होगी, ऐसी तो एवरेज वैल्यू ही हो सकती है या नियर अराउंड मिडिल पे होगी, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, बिल्कुल बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द सारे वो होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं और वो सब उसको पकड़े रहते हैं। ऐसे ही पर्टिकुलर क्लास साइज 0 से 10 के बीच में है ना, एग्जैक्टली मिडिल, एग्जैक्टली मिडिल, एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली मिडिल, जो भी हमें सूट कर जाए, है ना, ऐसी वैल्यू लेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लास मार्क बोलेंगे, ठीक है। अब उसकी हेल्प से जो भी एनालिसिस करना है वो हम करेंगे, ठीक है ना। कई बार डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें इजी पड़ता है बट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हमें वैल्यूज दी हुई होती हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इस तरीके की चीजें कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसको याद रखिएगा और जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसे। तो क्लास मार्क हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। नोट करिएगा, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यस डन। चलिए आगे करते हैं।
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब आपको या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दिया हो या आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, ग्रुपिंग वाला, ठीक है, कुछ भी दिया हो, आपको समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल है, उससे पहले वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं उन सबको हम ऐड करते जाएंगे तो वहाँ तक की टोटल फ्रीक्वेंसी हमें मिलती जाएगी। कैसे? अगर मैं बोलता हूँ क्लास इंटरवल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल क्लास इंटरवल है हमारे पास बेटा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This is the class interval and this is the corresponding frequency. And this is the corresponding frequency 10, 20, 30, 40. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा? इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए तो यही रहेगी, इस पर्टिकुलर इंटरवल के प्रीवियस प्लस ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसके लिए प्रीवियस प्लस ये 60, इसके लिए प्रीवियस प्लस ये 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 100। और टोटल फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली होती है वही आपकी टोटल भी होती है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि current frequency plus previous frequency for that particular class interval is known as the cumulative frequency of that particular class interval, है ना। और टोटल उसके नीचे आएगा, इसको नोट करिएगा जल्दी से बेटा। यस, डन। चलिए आगे करते हैं। अच्छा, यस बताइएगा। नेक्स्ट इज रेंज। नेक्स्ट इज रेंज, बताइए क्या होगा बच्चा? यस एनीवन? यस एनीवन? देखिए, आपके पास कोई गिवन डेटा है, आपके पास मान लीजिए 10-15 वैल्यू है, कुछ भी है ना। अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो तब जो डेटा लाई करेगा वो उसका रेंज हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of the given observations is known as range of the data, is known as range of the data। ठीक है, is known as range of the data। डेफिनेशन नोट करेगा बेटा। जैसे अगर मैं बोलता हूं एग्जाम्पल, फाइंड रेंज ऑफ 4, 2, 7, 9, 6, 15, 11, 12। तो रेंज क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 15 और मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 2। तो रेंज कितना हो गया बेटा? रेंज इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, यानी कि सारी वैल्यूज 13 के अंदर लाई करेंगी। ठीक है ना, दैट इज नॉन एज द रेंज। इस तरीके से हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल। इसको तो ऐसे ही समझ लीजिए, रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होगा बेटा? उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो क्लास विड्थ थी वही रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल भी हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज नोन एज द क्लास इंटरवल रेंज। क्लास बाउंड्रीज, नेक्स्ट वी हैव बेटा क्लास बाउंड्रीज। We have two types of boundaries. Number one is inclusive form, ठीक है।
यानी कि जब आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस या फिर ग्रुप्ड डेटा दिया जाता है, ग्रुप्ड डेटा की फॉर्म में दो तरीके से आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो इंक्लूसिव फॉर्म में वो डेटा होगा या एक्सक्लूसिव फॉर्म में होगा। इंक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या है, जो आपका क्लास विड्थ है, जो आपकी क्लास विड्थ है उसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट both are included in observation, ठीक है, in observation, both are included in observation। जैसे मैं बोलता हूँ क्लास इंटरवल क्या है आपके पास, ये आप मान लीजिए 10 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, ठीक है। इस तरीके से यहाँ 10 और 20 इसी में इंक्लूड है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो 5, 10, 15, 20 ये आपने ले ली। तो यहाँ पे ये 10 और 20 दोनों इसी में इंक्लूड है, 21 और 30 दोनों इसी में इंक्लूड है। यहाँ पे लास्ट लिमिट 20 है, यहाँ फर्स्ट लिमिट 21 है, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये याद रखना है, इस तरीके के फॉर्म को हम इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज दैट we cannot calculate or we should not calculate by using the inclusive form, ठीक है। first we have to convert this into the continuous frequency distribution। वो कैसे करेंगे वो आप पहले ये समझिएगा। सेकंड जो हमारे पास टाइप आता है that is known as the exclusive form। exclusive form क्या होगा बेटा, exclusive form क्या होगा, जब हमारा लोअर लिमिट तो कंसीडर होगा बट अपर लिमिट कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। जब हमारा लोअर लिमिट तो कंसीडर होगा, ये एक तो ये है कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा, दिस इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा, नंबर 1। दूसरा इसमें क्या होगा, लोअर लिमिट काउंट होगी, लोअर लिमिट काउंट्स बट अपर लिमिट डजंट, बट अपर लिमिट डजंट, ठीक है। लोअर लिमिट तो काउंट करेंगे हम बट अपर लिमिट काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चा, इसका एग्जांपल मान लीजिए क्लास इंटरवल है हमारे पास, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस टाइप से। फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हो 10, 20, 30, तो इस टाइप से एग्जाम्पल हो जाएगा जहाँ पे लोअर लिमिट 10 तो काउंट होगा, 20 काउंट नहीं होगा, 20 यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है, 30 यहाँ पे काउंट होगा, उसके अपर लिमिट में काउंट नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। नंबर 1 इज इंक्लूसिव फॉर्म वेयर बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर included in the observation, while in the exclusive form we we always counts only the lower limit and upper limit is counted into the next